नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का कॉस्मोस की करंट जी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी करंट जी के देख रहे हैं उन सभी से कहना है कि एक एक क्वेश्चन, एक एक जो आपको जो लाइन बोली जाए उस पर आपको विशेष ध्यान दे करके चलना है, क्योंकि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उन सभी में ये करंट जी के आपको एक मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए देखिए विद्यार्थियों, हम जो करंट जी के आपने देखा होगा कि पुस्तकों से सर्वाधिक प्रश्न ले आते हैं। आज हम वही लेकर के नहीं आए। आपको दिख रहा होगा कि 2021 लेटेस्ट करंट जी के हैं। लेटेस्ट करंट का मतलब ये हो गया कि आप जिस करंट को अभी पढ़ना चाह रहे हैं इससे आने वाली 2021-22 आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उनमें 100% आपको प्रश्न मिलेगा। देखिए, आपको लग रहा है 2021, इससे आपको पता लग रहा है कि 2021 के जो वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा जिनका विमोचन भी किया गया है, अलग अलग राज्यों की सरकारों के द्वारा जिनका विमोचन किया गया है, उन पुस्तकों को अपन लेंगे। अर्थात प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तकें आज आपको इस पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। कुछ हो सकते हैं एक दो अदर क्वेश्चन इससे संबंधित भी आ जाए तो वो भी अपन को देखने हैं। चलिए आगे देखिए। पहला क्वेश्चन नंबर आपका, मैं कोई समय बर्बाद नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को भी दबाना है और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को बताना है, जिससे कि रोज़ाना आपको करंट जी के मिलती रहे और रोज़ाना आप आराम से पढ़ते रहे। देखिए, पुस्तक अटल तो अटल है के लेखक कौन है? सबसे पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए कि एक पुस्तक थी अटल तो अटल है। आप कहेंगे साहब इसका विमोचन कब हुआ था? सबसे पहले इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। अटल तो अटल है, इसके लेखक हैं आर.के. शर्मा हैं या प्रेम कुमार धूमल है या डॉक्टर शत्रुदया गुरु है या इंद्र सिंह ठाकुर है। तो आपको इसका आंसर करना है कौन सा? डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। आप कहेंगे सर इसका विमोचन कब किया गया था? तो इसका हिमाचल प्रदेश के जो सीएम थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनका नाम है जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने इसका विमोचन किया था और वो कब किया था? 25 दिसंबर 2020 ईस्वी को किया था। कब किया था? 25 दिसंबर 2020 ईस्वी को। आप कहेंगे सर 25 दिसंबर 2020 को इसका विमोचन क्यों किया? 25 दिसंबर को ऐसा क्या था जो 25 दिसंबर 2020 को इसका विमोचन किया? तो आपको पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी की जो 69वीं जयंती थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी कब आता है? 25 दिसंबर को ही आता है। और आपको पता होना चाहिए कि इस दिन क्रिसमस डे भी मनाया जाता है और इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि 96वां जन्म दिवस 2020 में इनकी जयंती मनाई गई थी। और वो कब मनाई गई थी? 2020 में। इस दिन जयराम ठाकुर ने इस पुस्तक का विमोचन किया था, जिसके राइटर कौन थे? डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। आप कहेंगे सर इस पुस्तक में ऐसा क्या है? इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि इस पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक को अपन आगामी करंट जीके की दृष्टि से याद रखें? तो देखिए, आपको ये अटल बिहारी वाजपेयी आपको नजर आ रही। सबसे पहले तो आपको ये अटल बिहारी वाजपेयी का पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या दिया था? हिंदी भाषा में क्या दिया था? भाषण दिया था। उस समय ये केवल विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री के दौरान इन्होंने हिंदी भाषा में क्या दिया था? भाषण। तो हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये इस पुस्तक के जो प्रश्न समझ रहे, इससे अलावा इसको भी याद रख सकते हैं जो ओल्ड जीके का भी प्रश्न है। आगे इसमें आपने पढ़ा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1998 को और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और भारत को एक शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया था। कैसा? शक्ति संपन्न राष्ट्र। तो आपको पता होना चाहिए शक्ति संपन्न राष्ट्र। इन अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भारत एक पिछड़े देशों की श्रेणी में आता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 11 मई को जो रोक लगी हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कि कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 11 मई को परमाणु परीक्षण सुबह 9 बजे होना था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 बजे न करवा करके नहीं, ये लगभग 3 बजे करवाया। क्यों? क्योंकि वह देखना चाहता था कि अन्य जो देश हैं
वो भारत की तरफ किस प्रकार का उनका बर्ताव रहता है। और इन्होंने ये साबित कर दिया 11 मई को कि भारत सबसे शक्ति संपन्न राष्ट्र है और वो किसी के सामने झुक नहीं सकता। आपने देखा होगा कि 56 इंची जो सीना आता है वो सबसे पहले इसी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आता है। इसलिए ये इंद्र सिंह ठाकुर ने ये कहा है कि भारत जब विकासशील देशों की श्रेणी में अटल बिहारी वाजपेयी पिछड़े देशों से भारत को ला सकते हैं, तो अब भारत विकसित बनना चाहिए। तो आपको ये प्रश्न आता है कि अटल तो अटल है, अटल ने पिछड़े देशों से भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में लाया और किस प्रकार से हम भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाएं, ये विद्यार्थियों को प्रेरणा स्रोत के रूप में कि हमें हमेशा लगातार कार्य करता रहना चाहिए, इसका वर्णन किस पुस्तक में, इस पुस्तक में किया गया है। याद रह जाएगा, आपसे पूछा जाए इसके राइटर कौन है, इंद्र सिंह ठाकुर है। अटल तो अटल है, आपको अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो भी दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, यहाँ पर एक प्रश्न क्लियर हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कौन है, जयराम ठाकुर है। ये भी आपका प्रश्न। आपको ये भी पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कब आती है, 25 दिसंबर को आती है। कौन सी जयंती मनाई गई थी, 96 में भी मनाई गई थी, 2021 में कौन सी आएगी, तो 97 में भी आएगी। आगे वाला भविष्य वाला भी प्रश्न आप क्लियर कर सकते हैं। आपसे प्रश्न आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण किसने दिया था, इन्हीं ने। और 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु विस्फोट हुए थे। कितनी बार करवाया था, 2 बार, 11 मई को भी और 13 मई को। इतना भी आपको पता होना चाहिए कि 11 मई को बुद्ध पूर्णिमा आती है। क्या आती है, बुद्ध पूर्णिमा। अटल बिहारी वाजपेयी ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध महात्मा बुद्ध थे, वो तो अहिंसा के थे, लेकिन इन्होंने 11 मई को क्यों परमाणु परीक्षण करवाया, ये भी आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध जो थे वो एक ज्योतिपुंज थे। ज्योतिपुंज मीन्स दुनिया को प्रकाश देने वाले थे। इसी प्रकार से इन्होंने जो परीक्षण करवाया वो किसी विनाश के लिए नहीं करवाया। इन्होंने ये कहा कि अगर जो हमें चोट पहुंचाएगा, अगर हमें परमाणु शक्ति का भी प्रयोग करना होगा तो हम परमाणु शक्ति का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम ये किसके लिए कर रहे हैं, केवल शांति के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, शांति के लिए ही किया था इन्होंने। तो अगला प्रश्न पर अपन पहुंचते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका है और इसमें कई प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। अगला प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे ढंग से इसको देखना है। हाँ जी, अच्छे ढंग से देखना है। जितने भी विद्यार्थी है एक एक पुस्तक को, सच कहूँ तो आपको पता लग गया होगा पुस्तक किसने लिखी है। चलो ये पुस्तक का ऊपर वाला जो पृष्ठ है वो है सच कहूँ तो, एक सन्यासी के संस्मरण। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए सच कहूँ तो किसकी पुस्तक है। तो सबसे पहले ये चारों ऑप्शन है, नीना गुप्ता, माधव भंडारी, गौरी खान और चांदमल कुमावत। देखो चारों ही राइटर है, किसी न किसी पुस्तक के राइटर हैं। तो अपन को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सच कहूँ तो एक क्या है, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। और ये किसकी है, तो ये आपको इसका आंसर कौन सा है, नीना गुप्ता की है। किसकी है, नीना गुप्ता की। सच कहूँ तो इसमें क्या दर्शाया गया है, मतलब इस आत्मकथा के माध्यम से क्या प्रेरणा दी गई है हमें। तो आपने ये देखा होगा कि डिटेल के माध्यम से सच कहूँ तो इसमें यह कहा गया है कि आप जिस कार्य को कर रहे, अगर उस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, क्या आती है, कठिनाई आती है, तो आपको उस कार्य से संबंधित कठिनाइयों को अपने दोस्तों को, अपने बड़े को, अपने परिवार के सदस्यों को और सबसे ज़्यादा इसमें दर्शाया गया गुरुजनों को जरूर बताना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई टीचर पढ़ाते हैं, जैसे मनीष सर आपको पढ़ाते हैं, अगर उसमें इंग्लिश में आपकी कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को अगर आप बताओगे तो आप बहुत आगे जाओगे। ऐसा कौन बताती है, नीना गुप्ता ने बताया गया। दूसरा इसमें कार्य क्षमता का भी वो किया गया है। कार्य क्षमता की व्यक्ति, अगर मान लो कोई छोटा व्यक्ति है तो वो बहुत बड़े काम भी कर सकता है, और उसको भी इसने नीना गुप्ता ने इसी में बताया गया। देखिए माधव भंडारी, इसने एक पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, अयोध्या। क्या लिखी है, अयोध्या। आप कहेंगे साहब इसमें तो राम भगवान का वर्णन होगा। हाँ, राम भगवान का तो वर्णन है, उसका नाम तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए राम प्रतीक है मर्यादा के। किसके, मर्यादा के। और एक के प्रतीक है कि कार्य करने के। इसमें केवल ये बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। किसके लिए जाने के लिए, अच्छे मार्ग पर जाने के लिए। अच्छे मार्ग पर जाने के लिए हमेशा लगातार कार्य करते रहना चाहिए। आप कहेंगे साहब अयोध्या में और क्या बताया गया, श्री राम थे, वनगमन गए, जबकि वो राजा के बेटे थे। हो सकता है वो दशरथ के खिलाफ भी विद्रोह कर सकते थे, और
किसी भी प्रांत के एक सामंत या छोटे राजा बनकर के नहीं रह सकते थे, और वो तो भगवान थे। हो सके अपने पिताजी दशरथ के खिलाफ अगर मान लीजिए आक्रमण भी कर देते तो दशरथ को परास्त करके नहीं अयोध्या पर पूर्ण शासन कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसके माध्यम से ये भी दर्शाया गया है, मर्यादा के माध्यम से, कि व्यक्ति को अपने से बड़े माँ बापों का भी कहना मानना चाहिए और देश की प्रगति में किस प्रकार से सहायक बने। इसी में दूसरा प्रश्न इसका भाग है। उसमें क्या दर्शाया गया है, आपने पढ़ा होगा, कभी गूगल पर भी सर्च किया होगा या करना। इस अयोध्या के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि भारत की जो भव्यता थी, प्राचीनतम जो भव्यता थी, उसके बारे में भी इसमें दर्शाया गया है। हाँ जी, गौरी खान का नाम सुना होगा, माई लाइफ डिजाइन, माई लाइफ डिजाइन आपको ये इस प्रकार से मिल सकती है। माई लाइफ इन डिजाइन नामक जो पुस्तक है वो किसकी है, इसी गौरी खान की लिखी हुई है। किसकी है, गौरी खान ने लिखी थी माई लाइफ इन डिजाइन। और आपको पता होना चाहिए मोदी कॉलिंग इंडिया, मोदी कॉलिंग जो इंडिया नामक जो पुस्तक है वो किसकी है, चांदमल कुमावत की। मोदी कॉलिंग जो इंडिया है, कहने का मतलब भारत को डिजिटल के रूप में जो विकसित करने में जिसका योगदान है वो किसका योगदान बताया गया है, मोदी का। ये किसके माध्यम से दिखाया गया है। और प्लास्टिक मनी जो आप वर्तमान में पेटीएम, फोन पे, आपका जो एटीएम है वो यूज कर रहे, उसके बारे में भी इसी में दर्शाया गया। कौन सी, मोदी कॉलिंग डिजाइन। और भविष्य क्या होगा भारत का या विश्व का संपूर्ण भविष्य क्या होगा, इसकी भी इस पुस्तक के माध्यम से कल्पना की गई है। इसमें इतना तक दर्शाया गया है कि आगे जाकर जो रुपये बनाने वाली आरबीआई बैंक है वो भी एक बहुत बड़े संकट में आ सकती है। उसमें अच्छाई और बुराई सभी को दर्शकों के सामने या इस पुस्तक को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने दर्शाया गया है, जिससे कि विद्यार्थी भी इस पर सोचे कि हमारा भविष्य हमें किस प्रकार से बनाना है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, नीना गुप्ता की सच कहूँ तो एक क्या है, आत्मकथा है, जो किसकी प्रेरणा देती है, कार्य करने की प्रेरणा देती है और कठिनाइयों से निजात पाने की प्रेरणा देती है। माधव भंडारी की पुस्तक कौन सी है, अयोध्या है। अयोध्या में केवल क्या बताया गया है, कार्य करने और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा दी गई है कि हम अयोध्या को छोड़ भी सकते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि तीसरे पार्ट में तो इसमें यह भी कहा है कि अच्छे कार्य के लिए अगर हमें कुछ अपना क्षेत्र भी छोड़ना पड़े तो जाना चाहिए, जिसमें आपको कौन सा दर्शाया गया है, अयोध्या। तो ऐसा मत सोचना कि इसमें राम भगवान की कोई कहानी हो। गौरी खान माई लाइफ इन डिजाइन, मतलब इसमें यह दर्शाया गया कि हम हमारे जीवन को किस प्रकार से सुधार सकते हैं, जो उसके नाम से ही पता लग रहा है, और किस प्रकार से हम इसको एक उत्कृष्ट जीवन बना सकते हैं। इसमें एक छोटे से एक भिखारी के बारे में भी इसमें थोड़ा सा वर्णन बताया गया है कि वो व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है। जब एक भिखारी इतना आगे बढ़ सकता है तो विद्यार्थी जो पढ़ने वाला है वो तो बहुत उच्च बुलंदियों पर जा सकता है। मतलब तीनों ही बुक विद्यार्थियों से संबंधित है। और चांदमल कुमावत की जो है ये मोदी कॉलिंग जो इंडिया है, इसके माध्यम से मोदी के द्वारा जो डिजिटल इंडिया विकसित किया जा रहा है, इस पर भी कल्पना शक्ति का विकास किया गया है। वो कौन है, चांदमल कुमावत। तो नीना गुप्ता सच कहूँ तो, माधव भंडारी अयोध्या, गौरी खान माई लाइफ डिजाइन और चांदमल कुमावत मोदी कॉलिंग। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा, नीना गुप्ता होगा, सच कहूँ तो। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि कार्य तो एक कौन भी करता है, सन्यासी भी करता है। सन्यासी में भी कार्य करने की एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति होती है, तो विद्यार्थियों में क्यों नहीं इच्छा शक्ति होगी, इसका अंत में ये मॉरल भी दर्शाया गया है। हमें जो प्रेरणा दी गई है तो कार्य करने की प्रेरणा, जितने भी विद्यार्थी है यहाँ से यही सच कहूँ तो इससे ये प्रेरणा लेनी है कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, देखिए इसको तो आप सब जानने लगे होंगे, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। देखिए इसमें ज्योतिपुंज, देखिए आपको यहां पर देखना है ज्योतिपुंज। ज्योति जो पुंज है ये तो हमारे पहले भी एग्जामों में आ चुका है। ज्योतिपुंज वाला भी प्रश्न आ चुका था, और आपको देखना है कर्मयोग वाला भी प्रश्न आ चुका था। दोनों पुस्तकों के तो प्रश्न आ चुके थे। मुझे आपको बताना था सेतुबंध वाले में, तो
तो आपको मैंने तीनों बुकों के नाम लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मुझे सिखाना केवल सेतुबंध है, ये नवीनतम है, जबकि ज्योतिपुंज और कर्मयोग इसकी पुरानी पुस्तकें हैं। तो ज्योतिपुंज, कर्मयोग, सेतुबंध आदि के रचयिता है, तो आपके तुरंत निगाह में आ चुके होंगे, क्योंकि ये तो पहले वाली एग्जामों में भी प्रश्न आ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए इसके रचयिता कौन है, नरेंद्र मोदी है। अब आपको पता लगा कि साहब ये ओम बिरला क्या है, तो जितने भी विद्यार्थी एसएससी वाले या अदर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, उनको पता होना चाहिए कि ओम बिरला है, ये लोकसभा के अध्यक्ष है। किसके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है साहब, याद रह जाएगा अपन को, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। चलिए साहब, आपको यहाँ पर एम वेंकैया नायडू का पता होना चाहिए। एम वेंकैया नायडू क्या है, तो ये राज्यसभा के सभापति है। राज्यसभा के वर्तमान में क्या है, सभापति है। कौन, एम वेंकैया नायडू। हरिवंश नारायण का भी आपको अपने आप ही पता होगा कि ये हमारे क्या है, उपसभापति है। तो यहाँ पर इसमें तो केवल आपको कौन याद रखना है, नरेंद्र मोदी। वैसे पार्लियामेंट पढ़ाते समय भी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, नए मंत्रिमंडल की भी मैं अलग से वीडियो करूंगा। यहाँ तो ये क्या है, केवल ऑप्शन के आधार पर मैंने आपको इनके बारे में जानकारी दी। तो ज्योतिपुंज, कर्मयोग, सेतुबंध किसके हैं, नरेंद्र मोदी है। आपसे पूछा जाएगा ज्योतिपुंज के माध्यम से क्या बताया गया है। नरेंद्र मोदी ने ज्योतिपुंज नामक जो अपन की पुस्तक है, इसके माध्यम से क्या बताया गया है, तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्र है वो सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्र कैसा होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। हम जितने भी काम करें, चाहे हम सेना में काम करें, चाहे हम किसी मंत्री पद पर कार्य करें या सीएम पद पर कार्य करें, सबसे पहले कौन है, राष्ट्र है। इसमें कोरोना काल में भी ये प्रेरणा दी गई है कि व्यक्ति को राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। जैसे आप कहेंगे कि सर मैंने वैक्सीन लगवा ली, मैं मास्क नहीं पहनूं। मास्क आप नहीं पहनोगे तो हो सकता है अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो दूसरे व्यक्ति के तो कोरोना हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, सबसे पहले कौन होना चाहिए, राष्ट्र। सबसे पहले कौन होना चाहिए, राष्ट्र। अगर मान लीजिए राष्ट्र सर्वोपरि है तो वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा ज्योतिपुंज है। क्या है, ज्योतिपुंज। आपको कर्मयोग का नाम से ही पता लग रहा है कि कार्य करने, क्या करने, कार्य करने का प्रेरणा जो दी गई है वो किस में दी गई है, कर्मयोग में। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर यह व्यक्ति को कहा गया है कि व्यक्ति किसी भी पद पर हो, चाहे भले एक वो विद्यार्थी हो या वो किसी प्रकार का चीफ मिनिस्टर हो, व्यक्ति को अपना जो काम है वो पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसमें कौन सा, सेतुबंध का मतलब क्या हुआ है, आपने नाम सुना कि सेतुबंध एक समुद्र के बीच होता है। यहाँ पर उन्होंने पक्ष और विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको एक साथ मिल करके नहीं, और सबसे आगे किसको पहुंचाना चाहिए, राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प लिया है वो किसके माध्यम से लिया है, सेतुबंध के माध्यम से। और इस पुस्तक से ये दर्शाया गया है कि चाहे हमें मतभेद हो जाए लेकिन हमें राष्ट्र के लिए एक होकर के नहीं खड़ा रहना चाहिए। ये दर्शाया किस में गया है, इस सेतुबंध में दर्शाया गया। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, ज्योतिपुंज, कर्मयोग, सेतुबंध, ये तीनों ही हमारे प्रधानमंत्री की पुस्तकें। पिछली एग्जामों में ज्योतिपुंज और कर्मयोग तो आपने देखा होगा एनटीपीसी में भी आ चुका है। अब आने की बारी किसकी है, सेतुबंध आ सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है। ये आपको दिख रहा होगा मंत्रिमंडल, आपको इसके डिजाइन से भी पता लग रहा होगा कि लोकसभा में क्या चल रही है बहस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकसभा की आकृति कैसी है, अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार की है। कैसी है, अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार की है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न आपके सामने है। हाँ जी, देखिए, संसद में हिमालय, एक एक शब्द को सुनना है। संसद में हिमालय, संसद में हिमालय पुस्तक के रचयिता हैं तो रमेश पोखरियालाल निशंक के है। संसद में हिमालय, इस पुस्तक के रचयिता यही है। अब आपको पता लग रहा होगा इस फोटो के माध्यम से, रमेश जो पोखरियालाल जी निशंक है, इनका आप फोटो देख रहे। आपने ऊपर देखा कि साहब ये तो शिक्षा मंत्रालय लिख रखा है। शिक्षा मंत्रालय क्यों लिख रखा है, क्योंकि ये कैबिनेट भूतपूर्व क्या रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये सांसद रह चुके हैं। कौन, हमारे ये 14वीं लोकसभा में क्या रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। कौन, रमेश पोखरियालाल जी जो सांसद है। इन्होंने शिक्षा में एक किस प्रकार से नवाचार लाया जाए,
नवाचार, शिक्षा में नवाचार, मतलब शिक्षा में नवाचार कैसे? आप कहेंगे साहब शिक्षा में नवाचार किस प्रकार से आएगा? कि हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से युवाओं को हम एक प्रेरणा दे सकते हैं, उसका वर्णन किस में किया गया है? संसद में हिमालय। संसद पार्लियामेंट की बात चल रही है, हिमालय बहुत बड़ा है, मतलब हम पुस्तकों के माध्यम से भी विद्यार्थियों को बहुत कुछ बता सकते हैं। उसका कौन ने वर्णन किया है? रमेश पोखरियाल ने। इसमें आपको देखना है कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से नवीन शिक्षा नीति लागू की जा रही है। जो नवीन शिक्षा नीति लागू की गई है उसका उद्देश्य क्या है? हम पुराने कुछ ऐसे पार्ट थे जिनको हटाने का भी इसमें वर्णन किया गया है कि हमें आगे टेक्निकल जो है उसको आगे लेकर के नहीं आना है। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसमें किस प्रकार से सुधार करना है, इसको भी किस में दर्शाया गया है? इसी पुस्तक में दर्शाया गया संसद में हिमालय। तो हिमालय एक महानता का प्रतीक है और संसद एक कानून बनाने का प्रतीक है। तो ये किससे संबंधित है, इस आपको पता लग जाना चाहिए कि जो नवीन शिक्षा नीति लागू की गई है उससे संबंधित पुस्तक कौन सी है संसद में। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि नवीन शिक्षा नीति प्रलेख किस पुस्तक के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो आपको कौन कर देना है? संसद में हिमालय कर देना है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, चलते। इंद्रजीत ठाकुर आपने देख लिया, अटल है। माधव भंडारी वाला भी आपने देख लिया था, अयोध्या। नीना गुप्ता का भी आपने अभी पुस्तक के बारे में देख लिया था, वही ऑप्शन थे। अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए थोड़ा मैं स्पीडली ले लेता हूँ, और अगर किसी प्रकार के अगर कोई ऐसा वो हो तो आप कमेंट करके नहीं भी पूछ सकते हैं और कभी वैसे भी पूछ सकते हैं। देखिए आपको पता लग गया होगा ये पुस्तक क्रिकेटरों से संबंधित आ चुकी है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और आपने देखा होगा 100% आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, क्योंकि जितने भी खेल प्रेमी हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है। बिलीव, विश्वास किसकी आत्मकथा है? बिलीव किसकी आत्मकथा है? आपको पता लगना चाहिए। सचिन तेंदुलकर की है, विराट कोहली की है, सुरेश रैना की है, MS धोनी की है। एक बार जल्दी से मैं आपको यहीं से एक तरह से भाप लूंगा कि कौन कौन सही बता रहे। चलो जल्दी से सोच लिया सबने? तो ये आपकी किसकी पुस्तक है? सुरेश रैना की है। चलिए आप कहेंगे साहब ये बिलीव में क्या दर्शाया गया है? देखिए उसमें यह दर्शाया गया है कि जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसे हमेशा मैच को जीतने की सोचनी चाहिए, जीतने की सोचनी चाहिए, कभी हारने की नहीं सोचनी चाहिए। अगर उसमें लास्ट में तो ये भी बताया गया कि अगर एक गेंद है और रन काफ़ी अगर मान लीजिए हमारे वो है, तो भी व्यक्ति को उसी ऊर्जा के साथ खेलना चाहिए, उसी ऊर्जा के साथ खेलना चाहिए जिस ऊर्जा के साथ वो स्टार्टिंग में खेलता है। मतलब कभी भी अपने आप के विश्वास को नहीं खोना चाहिए। ये किस में दर्शाया गया है? इसी बिलीव में किसने दर्शाया है? सुरेश रैना ने दर्शाया। तो आप कहेंगे साहब सचिन तेंदुलकर, ये तो क्रिकेट का एक तरह से अपन पिता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिकेट का पिता कह सकते हैं। प्लेइंग इन माई वे, प्लेइंग इन माई वे, प्लेइंग इन माई वे, ये जो पुस्तक लिखी है ये भी एक किसकी है? अपन के सचिन तेंदुलकर की। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पुस्तक काफ़ी पुरानी पुस्तक है, मतलब सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इन माई वे, वे मीन्स होता है रास्ता, मतलब ये किस प्रकार से रास्ते पर आगे बढ़े, किन कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़े थे, ये किसने लिखी थी? सचिन तेंदुलकर ने लिखी थी। जो सेम मिलती जुलती किस्से हैं बिलीव, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने तो ये अपने बारे में लिखी थी, लेकिन यहाँ पर सुरेश रैना ने स्वयं के बारे में नहीं लिखी। इसमें एक प्रेरणा दी गई है समस्त देश के कि हमें जो भी कार्य करें, यहाँ पर दर्शाया गया है खेल के लिए, लेकिन इसके अलावा भी हम जो भी कार्य करें उसको पूर्ण ऊर्जा के साथ करना चाहिए। ये किसने दर्शाया गया है? सुरेश रैना के साथ। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि प्रेरणा के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सी पुस्तक है? बिलीव पुस्तक है। पढ़ा होगा खूब अच्छे ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको देख ही रहे होंगे, आपको ये पता लग रहा होगा कि ये कौन है? सुरेश रैना जी है और ये सचिन तेंदुलकर जी है। चलिए साहब, विराट कोहली जी भी नज़र आ रहे होंगे। हाँ जी, अगली फोटो पे अपन, फोटो से तो आप समझ भी सकते हैं। वैसे देखिए ये बहुत ही अच्छे राइटर हैं। हाँ जी, क्रिकेट द्रोण के लेखक हैं। क्रिकेट द्रोण के क्या लेखक पूछा गया? क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन हैं? तो जतिन पराजय और आनंद वसु। आपको दिख रहा होगा कि ये क्रिकेट द्रोण के लेखक हैं। आपको पता लग गया कि साहब क्रिकेट के बारे में इसमें दर्शाया होगा। विद्यार्थियों क्रिकेट के बारे में इसका आंसर तो यही है, क्योंकि ये नीचे वाले जो ऑप्शन है मैथ्यू
नागे, BN थापर, इसका इनसे कोई संबंध नहीं है। जतिन पराजय और आनंद बसु ने ये पुस्तक लिखी थी क्रिकेट द्रोण। इसमें क्या दर्शाया गया है कि जो सचिन तेंदुलकर थे, कौन थे? सचिन तेंदुलकर, ये बहुत बड़े कोच के ऊपर लिखी गई है। किसके ऊपर? जतिन पराजय नाम के एक बहुत बड़े कोच हुए थे क्रिकेटर के। वो क्रिकेट में कोच ऐसे थे जिनके माध्यम से कई खिलाड़ी बहुत कठिन मार्गों से भी आगे बढ़ते हुए विश्व लेवल के जो अच्छे अच्छे खेलते, जिनमें कई कठिनाइयाँ आई, उनको भी वो फांदते हुए आगे गए और भारत को क्या दिलाई? विजयी दिलाई। तो आपसे कभी प्रश्न आ जाता है कि इसके माध्यम से, इस क्रिकेट द्रोण के माध्यम से किनको भी प्रेरणा दी गई है? तो नवीन जो कोच बन रहे क्रिकेट के, उनको भी ये प्रेरणा दी गई है कि हमेशा आपको खिलाड़ियों को एक पॉजिटिव सोच के साथ रखना चाहिए। यहाँ पर हमें ये भी प्रेरणा मिलती है, जैसे मान लीजिए कोच को ये प्रेरणा दी गई है, तो एक टीचर को भी विद्यार्थियों के सामने इस प्रकार से पेश आना चाहिए कि कोई भी अगर मान लो विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई कठिनाई भोगता है तो उसको उस कठिनाई से तुरंत निकालना चाहिए। तो इसको किस में दर्शाया गया? इसमें क्रिकेट द्रोण में ये भी बताया गया क्या क्या परेशानी आती है, कोच उनके लिए किस प्रकार से सहायता कर सकता है, किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ा सकता है, इसके बारे में भी इसमें दर्शाया गया है। आपने देखा होगा साहब, इसमें अगर ये नहीं आए, जतिन पराजय नहीं आए, तो आनंद बसु भी आ सकता है। कौन आ सकता है? आनंद बसु आ सकता है। क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? आनंद बसु। आपने देखा होगा स्पीडी में आनंद बसु डल रहा है, जबकि इसका पूरा आंसर इसका जतिन पराजय और आनंद बसु है, क्योंकि इसको लिखना किसने स्टार्ट किया था? जतिन पराजय ने, और कंप्लीट इसको किसने किया था? आनंद बसु ने किया था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये भी आपको प्रश्न, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं रखिए, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में, अभी आपने देखा यूपी वाली जो एग्जाम लगी थी टीचर वाली, उसमें यही प्रश्न आया था। तो इसको आप थोड़ा अच्छे ढंग से आप ले सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले वाली एग्जाम में ही ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए साहब, हाँ जी, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। स्वच्छ भारत की क्रांति, स्वच्छ भारत की क्या क्रांति? स्वच्छ भारत की क्रांति। हाँ जी, स्वच्छ भारत की क्रांति। देखिए, आपको पता लग गया। हाँ जी, स्वच्छ भारत की क्रांति। स्वच्छ का मतलब तो अपन को लग गया साफ सुथरा। भारत, भारत है ही है। क्रांति, क्रांति शब्द हमें एक दर्शाती है कि व्यक्ति को कोई भी क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। क्रांति, जैसे 1857 की क्रांति हुई तो आपने देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ हमने एक जल्दी से मोर्चा खोल दिया था। इसी प्रकार से सफाई मतलब स्वच्छता के लिए हमें क्या खोलना है? मोर्चा खोलना है। और उसे किस रूप में खोलना है? क्रांति के रूप में खोलना है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आप बताइए। राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, ममता बनर्जी है। ये तीनों ही मैंने क्यों लिखे? क्योंकि स्वच्छता के लिए तो इन्होंने भी पुस्तक लिख चुके हैं, राहुल गांधी जी भी। आप कहेंगे सर राहुल गांधी जी ने पुस्तक लिख दी है? बिल्कुल लिखी है। आपने देखा प्रियंका गांधी जी ने भी इस पर प्रलेख जारी किए हैं मैगजीनों में आपने। और ममता बनर्जी ने भी, पश्चिम बंगाल जो सीएम है, इन्होंने भी अपने पश्चिम बंगाल में इसमें क्या कहा? पश्चिम बंगाल स्वच्छ एक राज्य, इसके नाम से भी इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पर तो इसका आंसर कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी जाएगा, क्योंकि स्वच्छ भारत की क्रांति इन्होंने पूरे भारत को लेकर के नहीं किया गया है, जबकि इन्होंने बाकी किन्ने। अब आप कहेंगे साहब इससे हमें क्या प्रेरणा मिली? इससे हमें ये प्रेरणा मिली कि व्यक्ति को, चाहे भले वो मिनिस्टर हो, क्योंकि इसमें एक ये भी दर्शाया गया है इसमें कि नरेंद्र मोदी जब वहाँ जाते हैं तो कुछ पन्ने रखे रह जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक पत्र को फाड़ दिया गया था, रेल मंत्री के पत्र को फाड़ दिया गया था। तो उस समय भी ऐसे अगर मान लो कोई बात हो जाती है तो वो कागज को लेकर के नहीं कचरा दान में डालना, पिलस के भारत को विश्व के सामने, विश्व के सामने सामने स्वच्छ छवि के रूप में रखना। कैसे? स्वच्छ छवि के रूप में रखना। ये नहीं कि कचरे को ही हटाना, कचरे को तो हटाना, प्लस के भारत को भी राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर एक दर्शाया गया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र कैसा है? सर्वोपरि है। अगर हम फ्रांस में भी जब जाए तो वहाँ पर भी आपको एक स्वच्छ भारत का एक बहुत बड़ा मॉडल पेश करना है। सफाई से ही इसका कोई मतलब नहीं है, सफाई तो इसमें दर्शाई गई है, लेकिन हमारे जो भ्रष्टाचार है,
भ्रष्टाचार चल रहा है, शिक्षा विभाग में चल रहा है, चिकित्सा विभाग में चल रहा है, मतलब सब विभागों के बारे में इसमें दर्शाया गया है कि हमको सबको स्वच्छ करना है। चाहे मान लीजिए वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, जितने भी भ्रष्टाचारी है उन सबको डस्टबिन में डालना है। डस्टबिन का मतलब कचरा पात्र में डालना है। तो आपको यहाँ यही नहीं समझना है कि साहब कचरे को ही डालना है, लेकिन जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं, जो आतंकवादी है, जो देशद्रोही है, उन सब से हमको भारत को कैसा करना है, साफ सुथरा करना है। ये प्रेरणा दी गई है किसमें, स्वच्छ भारत की क्रांति, और इसकी एक शुरुआत की गई है। क्या की गई है, शुरुआत की गई है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ये 8वां प्रश्न आपके सामने। हाँ जी, किस राज्य ने मिष्टान रसगुल्ला, ये मैंने इसलिए दिया, आप कहेंगे सर पुस्तकों के बीच में कैसे आ गया, क्योंकि आपने देखा था अभी आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा थी उसमें यही प्रश्न आया था, इसलिए मैंने ये चर्चा, मुझ पर रहा नहीं गया और अखबार में बहुत। रसगुल्ला को जीआई टैग प्रमाणन प्रणाली, तो आपको ये लग रहा होगा जो रेड दिख रहा है ये कौन सा राज्य दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य दिख रहा है, बिहार राज्य दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, बिहार राज्य दिख रहा है। तो बिहार राज्य ने रसगुल्ला को के जीआई टैग का प्रमाणन दिया है। किसने दिया है, बिहार ने। चलो अगला प्रश्न भी एक और है जिससे आपको पता होना चाहिए, एक प्रश्न और है वो भी इसी से संबंधित है जो आपके आने वाले प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए। किस राज्य ने पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया है, तो पान के पत्ते को किसने दिया है, तो ये आपको राज्य दिख रहा होगा भारत के नक्शे में। ये राज्य कौन सा है आपको पता लग गया, कौन सा, केरल। कौन सा है, केरल। तो इसमें कौन सा दिया गया है, केरल इसका आंसर है। तो किस राज्य ने पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रमाणन दिया है। आप कहेंगे सर ये जीआई टैग क्या होता है। एक राज्य द्वारा, विशेष राज्य द्वारा जहां पर इसका उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, इसका उत्पादन किया जाता है, वही राज्य जीआई टैग प्रदान कर सकता है। तो ये राज्य कौन ने दिया है, पान के पत्ते, कभी भी आए पान के पत्ते किसने दिया है, जीआई टैग, तो केरल ने दिया है। इन दोनों प्रश्नों को भी आपको याद रखना है। आप कहेंगे सर इसको क्यों, क्योंकि ये मैगजीन के नाम से भी प्रकाशित किए गए हैं। पान के पत्ते के नाम से ये कहाँ से प्रकाशित किए गए, केरल से ही प्रकाशित किए गए। चलिए साहब इसके बारे में तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपसे रसगुल्ला और पान के पत्ते का जो वर्णन किया, ये आगामी भविष्य में भी आपके कुछ प्रश्न और भी बने हैं, उनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में इराक के नए पीएम कौन नियुक्त हुए हैं। आपको ये इराक के पीएम दिख रहे, इन पीएम साहब का क्या नाम है आपको बताना है। और ये भारत के लिए क्यों ऐसा, इराक के ही पीएम को प्रश्न हमने क्यों दिया है, क्योंकि चर्चा में वही रहता है जिससे भारत का कुछ अच्छा संबंध हो या बुरे संबंध हो। तो ये कौन है, आदिल अब्दुल मेहंदी, मोहम्मद अब्दुल रहमान, हसन मेहंदी, मुस्तफ़ा अल कदरी। आपको पता होना चाहिए ये सभी ऑप्शन इसलिए दिए गए क्योंकि ये वर्तमान में संपूर्ण विश्व के राजनीति के अंतर्गत बहुत चर्चित वो है, क्योंकि अभी आपने देखा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में दो देशों के बीच में होने वाले आदिल अब्दुल मेहंदी थे, अब्दुल रहमान भी थे, हसन मेहंदी थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इसमें आंसर कौन होगा, जीते कौन थे, मुस्तफ़ा अल कदरी जीते थे। तो आपको पता होना चाहिए इराक के पीएम कौन बने हैं, मुस्तफ़ा अल कदरी। आप कहेंगे सर इसका प्रश्न क्यों आया, क्यों एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये पहले इस प्रकार के इराक के पीएम बने हैं जो बिल्कुल कट्टर नहीं है। ये सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों में भी जाते हैं और हिंदू मंदिर बनाने की प्रेरणा कहाँ पर दी है, इराक। जैसे ये पीएम बने थे ये मस्जिद में भी गए थे और इन्होंने मंदिर को जाकर के नहीं भी क्या मांगी थी, मन्नत। किसके लिए मांगी थी, इराक को आगे बढ़ाने के लिए। इराक को कैसे बढ़ाने के लिए, आगे। और सबसे बड़ा इसका स्रोत क्या दिया था, भाईचारे का दिया था। क्या दिया था, भाईचारे का। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आगे जाकर भारत और इराक के बीच में, भारत और किसके बीच में, इराक के बीच में बहुत अच्छे मधुर संबंध बनने वाले हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होता है, इन्होंने एक कर दिया है कि हमें सभी धर्म, मतलब इसे कह सकते हैं हम धर्म सहिष्णु कह सकते हैं। जैसे मुगल शासकों में अकबर हुआ था, जबकि सभी मुगल शासकों ने इस्लाम को अपना राष्ट्र धर्म बनाया था, लेकिन अकबर हुआ था वो धर्म सहिष्णु हुआ था। इसीलिए पहली बार जो चुनाव में मुद्दा लेकर के नहीं आगे बढ़े थे, धर्म सहिष्णु का मुद्दा लेकर के नहीं आगे कौन बढ़े थे, मुस्तफ़ा अल कदरी। क्योंकि इन्होंने सोचा कि राष्ट्र का विकास जब ही किया जा सकता है जब हम कैसे बने, धर्म सहिष्णु। तो कट्टरता को समाप्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किसका, मुस्तफ़ा अल कदरी। तो अब अपन के अच्छे संबंध बनने वाले किससे, इराक से। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और अगला प्रश्न ये आ चुका है आपके सामने। होम इन द वर्ल्ड के रचयिता कौन है।
होम इन द वर्ल्ड के रचयिता कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको कैलाश सत्यार्थी है, सी.वी. रमन है, अमर्त्य सेन है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी और सी.वी. रमन। आपको पता लग गया होगा, पुराने जिन विद्यार्थियों ने अगर पहले कभी करंट जीके की तैयारी की होगी, तो ये तीनों ही नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये तो आपको पता लगा होगा, नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब अपन बात करते हैं कि होम इन द वर्ल्ड के रचयिता कौन हैं। तो इसके कौन हैं, अमर्त्य सेन हैं। आप कहेंगे साहब ये अमर्त्य सेन को जो पुरस्कार दिया गया था, ये पुरस्कार क्यों दिया गया था और किस क्षेत्र में इसको पुरस्कार दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि अमर्त्य सेन जो है, इनको पुरस्कार अपन ने जो एक नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप कहेंगे साहब नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, या कोई मान लो प्रकाश की किरण के बारे में दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सी.वी. रमन को प्रकाश प्रकीर्णन के ऊपर दिया गया था। इन्होंने प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसका सिद्धांत दिया था, कौन ने, सी.वी. रमन ने। इन पर यह दिया गया था, क्या पुरस्कार दिया गया। आप कहेंगे साहब कैलाश सत्यार्थी ने ऐसा क्या काम किया था। तो कैलाश सत्यार्थी ने यह कहा कि हमारे यहाँ पर जो बालक है, बालकों पर जो एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि हिंसा जो होती है, उस पर इन्होंने शोध किया था कि थाने में जाकर के इन व्यक्तियों पर हिंसा होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ लिया जाता है तो थाने में उसके साथ में मानवाधिकारों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बारे में उन्होंने ये दिया कि व्यक्ति की निशंस पिटाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस पर कौन ने दिया था, इन्होंने दिया था। किसने, सत्यार्थ प्रकाश के क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। आपसे प्रश्न आता है प्रकाश प्रकीर्णन पर किसने दिया, किसको दिया गया था, सी.वी. रमन को। कैलाश सत्यार्थी को किसके लिए दिया गया, बालक और कह सकते हैं अपन हिंसा के विरुद्ध लड़ाई के लिए किसको दिया गया था, इनको दिया गया। अब अपन का इसका प्रश्न क्या था, होम इन वर्ल्ड, होम इन वर्ल्ड मतलब भारत देश एक संपूर्ण विश्व को, विश्व एक भारत है और भारत एक विश्व है, इसका मतलब तो ये दर्शाया गया। अब आपसे प्रश्न अगर इस प्रकार से भी आ जाए कि इसमें क्या दर्शाया गया है, तो आपको बताया गया है कि इसने एक बताई गई है कि कल्याणकारी, हमको जितने भी काम करने चाहिए, चाहे हमको अपने घर में करें, चाहे हम वर्ल्ड के सामने करें, वो कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी कार्य होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है, कल्याणकारी कार्य के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, कल्याणकारी कार्य के लिए दिया गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमर्त्य सेन को जो पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था, 1998 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1998 ईस्वी में। और कैलाश सत्यार्थी को कब पुरस्कार दिया गया, तो 2014 में दिया गया था। और सी.वी. रमन को कब दिया गया था, तो सी.वी. रमन को 1930 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1930 ईस्वी में। एक बार फिर से सुन लीजिए, सी.वी. रमन को पुरस्कार कब दिया गया था, 1930 ईस्वी में। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 2014 में। और अमर्त्य सेन को कब पुरस्कार दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1998 ईस्वी में दिया गया। और ये अमर्त्य सेन और ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है। आपसे प्रश्न आएगा कल्याणकारी अगर नहीं आए तो इन्होंने एक में भी काम किया था, किसमें, अर्थशास्त्र में भी काम किया। लेकिन कल्याण के साथ साथ इन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का भी बहुत अच्छा वो किया था। तो दोनों के बारे में कौन सा पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश के ऊपर किसको दिया गया, सी.वी. रमन को दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, आज आपके ये 11 क्वेश्चन हुए हैं। बाकी के क्वेश्चन अपन आगामी कल वाली जो आपकी क्लास होगी कल, उसमें लेकर के नहीं आएंगे हम आपको। वैसे देखिए आज मैंने बहुत धीरे पढ़ाया है, अगली बार मैं आपको और जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।